अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। अहमद शरीफ की कहानी राजा रानी। कई साल पहले शैदू शैदा बना तो नहरों के महकमे में बेलदार था और डूबते सूरज की सुनहरी किरणों के जाल की ओट से शांति को देख देख कर राजा बनने के ख्वाब देखा करता था। उन दिनों वो पीरोधाई के पुल के पार सराय बेलीराम के साथ मिले हुए नीम पुख्ता मकान में रहता था, जिसके वसी आंगन में धूल उड़ती थी और दालान की नीची छत की कड़ियों में चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे। वैसे इस माहौल में रूह हर वक्त ताजा रहती, रात गए तक तबले पर थाप पड़ती और घुंघरू छनछनाते रहते। मकान के पिछवाड़े पूर्वी माशकियों का मोहल्ला था, जिनकी सियाह रू लड़कियां 11-12 साल की उम्र ही में गरेबानों में नीम पक्के अखरोट लिए घरों से भाग जाती। चंद साल बाद जब वो सराय बेलीराम के चकले में आ बैठती तो माएं अपनी बेटियों और बेटियां अपनी माओं को भूल जाती। शैदे ने माशकियों के मोहल्ले के अधपक्के अखरोटों से बेपरवाह होकर हमेशा राम प्रसाद की हवेली की तरफ ही देखा, जिसकी ड्यूढ़ी की सारी चौखट और दरवाजों पर सुनहरी पतरे जड़े हुए थे और छत पर सोने की कान सर से दुपट्टा ढलकाए बिजलियां सी गिराया करती थी। शांति उतनी हसीन ना भी होती तो शैदा उसके लिए जरूर आहें भरता। ये ख्याल न जाने कब और कैसे उसके जहन में पैदा हुआ था कि एक वक्त उसकी जिंदगी में आएगा जब लोग उसे झुक झुक कर सलाम करेंगे। इस ख्याल पर वो हमेशा मुस्कुराकर अपने आप को गालियां देता। उल्लू के पट्टे, हवन्नक, लोग सिर्फ माया को सलाम करते हैं। अपने आप को गालियां देकर भी उसकी तसल्ली न होती तो वो उदास हो जाता। जब वो इस मकान में आकर रहा और उसकी नजर पहली बार शांति पर पड़ी तो उसकी आंखें जगमगा उठी। वो उस वक्त छत पर जीने के पास खड़ा था। शांति मुस्कुराकर गड़ाप से दीवार के पीछे छुप गई और उसके दिमाग में एक फिरकी सी घूमने लगी। शांति और माया एक दूसरी के ताक़ुब में बड़ी तेजी से घूम रही थी। शांति और माया, माया और शांति। उसके मकान की छत बिल्कुल सपाट थी और वहां खड़े होकर ताक झांक करना अखबार में खबर देने के मुतरादिफ था। कई दिन वो सोच में डूबा रहा। आखिर एक शाम तेल की शीशी लेकर छत पर जा बैठा और जांगिया बांधकर बदन पर मालिश करने लगा। शांति अपनी छत पर झरोकों के पीछे आ बैठी और यूं आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की एक दास्तान परवान चढ़ने लगी। जब भी अचानक उसकी नजर माशकियों के मोहल्ले की तरफ उठती, शबरातन की शरबती आंखें देखकर वो झुंझला उठता। शबरातन की मोतिये के कुम्हलाए हुए फूलों जैसी आंखों में एक कहानी होती जिसको नुक्ते उरूज तक पढ़ने से वो हमेशा कतराता। वो सोचता, इस कहानी में मश्क और फटे हुए बूके के अलावा रखा ही क्या है। बहुत हुआ तो खोंच लगी मश्क से पानी की एक धार बह निकलेगी। और शांति, वो सोचते सोचते मुस्कुराकर हवेली की तरफ देखता तो ख्यालों में बसी हुई सोने की ईंटें देखकर उसकी आंखें चुंधिया जाती। एक शाम वो मोर्चा संभाले छत पर बैठा था। शांति झरोकों के उस तरफ बैठी मुस्कुरा रही थी और वो नीम व आंखें झरोकों पर लगाए हाथ बांधे भक्ति रस में डूबा झूम झूम कर ओम शांति 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 का जाप कर रहा था। इतने में नीचे किसी ने दस्तक दी। वो बरफरोख्ता सा होकर नीचे आया, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी सारी खफगी जाती रही। बाहर एक औरत खड़ी थी। उसको औरत कहना उसे कुछ बुरा सा लगा। वो अभी लड़की से औरत नहीं बनी थी, बस लड़की और औरत के दरमियानी फासले की कुछ मंजिलें तय की थी उसने। शैदे ने उसे देखकर होठों पर जबान फेरी और जरा सा आगे झुककर मुनकसिरुल मिजाजी से पूछा, कहिए। दरवाजे से हटो तो कुछ कहूं भी। वो एक पैर दरवाजे के अंदर रखकर बोली। शैदे के कानों के करीब ठंडे मीठे पानी का झरना रिमझिम करके बहने लगा। वो जल्दी से दरवाजे से हट गया। वो बिना उसकी तरफ देखे अंदर आ गई। सहन में खड़ी होकर उसने दोनों हाथ कूल्हों पर रखे और मकान का जायजा लेने लगी। शैदा उसके सरापा का जायजा लेने लगा। यूं खड़ी होने से उसके भरे भरे कूल्हों का उभार और कमर का खम और भी नुमाया हो गए। अंदर की तरफ झुके हुए शानों को देखकर उसका दिल चाहा वो आगे बढ़कर उसे गुदगुदाए ताकि वो मचलकर बार बार बल खाए तो वो उसके अंग अंग को देख सके। मगर यूं चुपके से अकेली घर में चली आने पर भी शैदे को उसके करीब जाने की जुर्रत न हुई। उसने वहीं खड़े खड़े दालान में झलंगी चारपाई पर बेतरतीब बिस्तर देखकर शैदे से पूछा,
अकेले रहते हो? हाँ। तब तो और भी अच्छा है। वो उसकी तरफ देखकर हंसी और मलगजे माहौल में सुच्चे मोतियों की एक किरण सी लहराई। वो उसके करीब आ गया। अकेले मर्द और औरत को कोई रोकने टोकने वाला ना हो तो मजा ही मजा है। वो खुद ब खुद अपनी बात की वजाहत करने लगी। शायदे ने हौसला करके उसका हाथ थाम लिया और उसे दालान में ले आया। चारपाई पर उसे अपने पास बिठाकर पूछने लगा, यहीं कहीं रहती हो? हाँ, साथ वाले मकान में। अकेली? अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। उसकी साफ गोई से मुतासिर होकर शायदे ने खींचकर उसे चारपाई पर लेटा लिया और खुद भी उसकी तरफ मुंह करके लेट गया। चारपाई ढीली होने की वजह से वो गुत्थम गुत्था से हो गए। नर्म नर्म गुदास जिस्म शायदे के बोझ तले लचक गया। वो सर को हथेली पर टिकाकर बोली, लालटेन लेने आई थी, पर लगता है तुम्हारे यहां भी नहीं है। है तो जलाऊं? रहने दो, अब क्या जरूरत है। वो मुस्कुराई और एक बाजू सर के नीचे रखकर लेट गई। शायदे ने एक हाथ से उसकी जुल्फें बिखेर दी। अंधेरा और भी गहरा हो गया। उसके जिस्म की महक कमरे के घुटे घुटे माहौल में रच बस गई। शायदा न जाने किस किस नाम से पुकार कर उसे प्यार करने लगा, हालांकि उसका सीधा सा नाम था प्रीतो। रात के किसी हिस्से में वो उसे कलावे में लेकर जज्बात से मगलूब आवाज में बोला, तुम मेरी रानी हो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, पहले खुद तो राजा बन लो, एक रोज बन ही जाऊंगा। उसके जहन में सोने की ईंटें झिलमिलाईं। वो भाग भी चलेगी साथ? प्रीतो के बजाहिर बेतुके सवाल पर उसने चौंक कर पूछा, कौन? शांति। शायदे के जज्बात की चढ़ी नदी जैसे एकदम लकोदक सहरा में पहुंचकर सूख गई। वो अभी सोच ही रहा था क्या जवाब दे कि प्रीतो कहने लगी, मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ इस काम में मेरी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आई थी। वो देर तक गुमगू की हालत में लेटा रहा। वो सोच रहा था प्रीतो की पेशकश ठुकरा दे या कबूल कर ले। आखिर वो ये सोचकर खामोश हो रहा कि नाजुक मामलात नाजुक हाथों ही सुलझ जाएं तो अच्छा है। उसने प्रीतो को सीने से लगा लिया। प्रीतो कहने लगी, दीदार बाजी और रब राजी को छोड़ो, किसी तरह ले चलो उसे। पर वो अकेले में मिले भी। अच्छा, मैं इंतजाम करूंगी। प्रीतो ने तन कर अंगड़ाई ली और करवट बदलकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद वो शायदे की कुर्बत से बेनियाज होकर बेसुध होकर सो गई। शायदा देर तक सोच में गलता जागता रहा। उसे ये फिक्र सता रही थी कि शांति की मौजूदगी में प्रीतो का मसरफ क्या होगा। अगली सुबह प्रीतो ने उसे झंझोड़कर जगाया और धौंसी हुई चिमनी वाली लालटेन लेकर चली गई। प्रीतो चोरी चोरी 2-3 गाहक भुगता कर रात के 9 बजे तक उसके पास आ जाती और वो रात गए तक राजा और रानी की तरह हमसाया रियासत पर शबखून मारने के मंसूबे बनाते रहते। राम प्रसाद की हवेली की 4 दीवारी तक महदूद मुख्तसर सी हमसाया रियासत अपनी जगह काफी मुस्तहकम थी, जिसका चोर दरवाजा तलाश करते करते उन्हें कई रोज गुजर गए। बिलाखिर प्रीतो ने चोर दरवाजा तलाश कर लिया। उस रात प्रीतो ने शायदे के कंधों पर चढ़कर कमेटी की लालटेन बुझा दी। हवेली के आसपास गहरा अंधेरा छा गया। जब शायदे ने हवेली के फाटक के अंदर कदम रखा तो प्रीतो का दिल धक धक करने लगा। वो दिल थाम कर कमेटी की लालटेन के नीचे दीवार के सहारे खड़ी हो गई। वो जानती थी शांति तिलाई जेवरात से भरा हुआ अटैची केस संभाले हवेली का दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर निकलेगी। शायदा उसका बाजू थाम लेगा। उस वक्त उस पर यह एहसास न जाने कैसे तारी होने लगा कि वो दूल्हा और दुल्हन के इंतजार में खड़ी है। उसका दिल चाहा वो भाग कर घर के दरवाजे में जा खड़ी हो और जब दूल्हा और दुल्हन अंदर आने लगे तो वो शगुन का तेल चौखट के दोनों तरफ डालकर जल्दी से दुल्हन को गले लगा ले। लेकिन फाटक पर कोई आहट नहीं थी। शांति को लेकर दूर अंदेश शायदा फाटक की तरफ आने की बजाय अकबी दरवाजे की तरफ हो लिया। उसने फाटक की तरफ तारीकी में देखा और मुस्कुराकर सोचने लगा। फाटक की तरफ देखते देखते जब प्रीतो की आंखें थक जाएंगी तो वो आप ही आप घर चली जाएगी। लेकिन पिछवाड़े की तरफ अंधेरे में कदम बढ़ाते ही अचानक सोने की कान में धमाका हुआ। वफ वफ वफ। बुल टेरियर को रोकते रोकते शहदे के सर पर जैसे सोने की एक भारी सिल आकर गिरी। सुनहरी जर्रात उसके इर्द गिर्द नाचने लगे और फिर घटाटोप अंधेरा छा गया। मुकम्मल तारीकी, जहां कोई सरसराहट कोई आहट नहीं थी। जब उसे होश आया तो वो अपने मकान में झलंगी चारपाई पर पड़ा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। प्रीतो उसकी चारपाई की पट्टी से लगी लंबी लंबी घनेरी पलकों पर मोटे मोटे आंसू संभाले
उसे बहुत दूर से पुकार रही थी, शैदे, शैदे। उसे होश में आता देखकर वो उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो रोती रही और शैदे का गरेबान भीगता रहा। शैदे ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों के करीब चमकती आंखों वाला खूंखार कुत्ता अभी तक भौंक रहा था। वफ वफ वफ। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ख्वाबों के शीश महल की कड़ियां अभी तक टूट रही थी। दूर तक खंडर ही खंडर फैले हुए थे और मलबे के ढेर पर कोई भूखा पिल्ला चियाऊं चियाऊं करके रो रहा था। उसने कानों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं। इस वाकये के तीसरे रोज, जबकि शैदा अभी पूरी तरह होश में नहीं आया था, राम प्रसाद की हवेली के फाटक पर शहनाई बजने लगी। प्रीतो ने हिरासा हिरनी की तरह चौंक कर सर उठाया और शैदे की तरफ देखकर मुजमहिल और उदास होकर बैठ गई, जिसके दम कदम से हंगामा था और इस हंगामे पर सारी रौनक मौकूफ थी। वो चली गई। दूर जाते हुए ढोल की आवाज देर तक उनके कानों में गूंजती रही, जैसे सर्द अंधेरी रात में दूर कोई कुत्ता भौंक रहा हो। तंदुरुस्त होते ही शैदे को बड़े इंजीनियर के बंगले पर पेशी भुगतनी पड़ी। कोठी तक पहुंचते पहुंचते कई बार उसके सीने में पंचक्की सी चली और उसका दिल चाहा बेलदारी छोड़कर कहीं भाग जाए। वो जानता था पेशी की वजह क्या है। राम प्रसाद शहर का बारसूख आदमी था। जब वो वापस आया तो प्रीतो गमजदा सी दहलीज पर बैठी उसकी राह तक रही थी। वो उसे देखते ही पूछने लगी, क्या हुआ वहां, कैसे गुजरी? अरे बड़ा ड्रामा हुआ, आओ अंदर आओ, शैदा चहक कर बोला। उसे चहकता देखकर प्रीतो के गालों पर गुलाब से खिल उठे। शैदा सहन में आकर दरवाजे के करीब बिछी हुई चारपाई पर नीम दराज हो गया। प्रीतो चौकी लेकर उसके करीब बैठ गई और थोड़ी हथेली पर टिकाकर टकटकी बांधे उसकी तरफ देखने लगी, जैसे सचमुच कोई ड्रामा होने वाला हो। शैदा कहने लगा, मैंने डरते डरते साहब के कमरे में कदम रखा तो वो भूत की तरह अंधेरे कोने से उठकर दबे पांव मेरी तरफ आया और मेरा गरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, छोकरियां भगाते हो हैं? मैं सहम गया। उस वक्त अंग्रेज बादशाह उसके अंदर था। उसने धक्का देकर मुझे सोफे पर गिरा दिया और झुक कर मेरी आंखों के सामने उंगली नचाकर कहने लगा, छोकरी। मेरा दिल चाहा मैं भी खी करके हंसने लगूं, मगर मैं ये सोचकर खामोश हो रहा कि शराबी पर लम्हा भर में 100 रंग आते हैं। अचानक वो धप से मेरे पैरों में कालीन पर बैठ गया और बड़े गम से बोला, सब खूबसूरत छोकरियां भाग जाती हैं अब्दुल रशीद। शैदा बात करते करते सर ऊंचा करके तन कर बैठ गया। वो वहां भी उसी तरह तन कर बैठ गया था। हालांकि उस वक्त उस पर ख्वाब का सा आलम तारी था। उसके मन मंदिर में यकबारगी खुशी की घंटियां बजने लगी थी। जिंदगी में पहली बार इतने बड़े अफसर ने उसे अब्दुल रशीद कहकर पुकारा था और उसकी शख्सियत के सारे खुरदुरे पहलुओं पर एकदम रंदा फिर गया था। वो प्रीतो को हमतन गोश पाकर बोला, पता नहीं कौन सी खूबसूरत छोकरी उसके दिल में बसी हुई थी। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैंने दिलासा देने की खातिर डरते डरते कहा, आप बहुत उदास हैं साहब। वो और भी उदास होकर कहने लगा, कोई उदासी सी उदासी है अब्दुल रशीद। उसने जेब से रुमाल निकालकर भौं करके नाक साफ की और उठकर परे चला गया। मैंने सोचा, जिस घर में कांच की चूड़ियां नहीं बजेंगी वहां उदासी नहीं होगी तो और क्या होगा। तो वो अकेला रहता है क्या? प्रीतो ने पूछा। हाँ। उसे देखकर मेरा जी भर आया और मैं ये सोचकर चला आया कि लाओ आज उसकी हाजत रवाई ही कर दें। उसने प्रीतो की तरफ देखा और उसे खामोश पाकर कहने लगा, फटाफट तैयार हो जाओ, कहीं रोते रोते मर ही ना जाए साला। वो कहकहा मारकर हंसा और प्रीतो को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सीने में कोई कांच की चीज गिरकर टूटी हो। उसके गालों पर खिले गुलाब यकबारगी मुरझा गए। कोई और वक्त होता तो शायद वो खुशी से हार सिंगार करके साथ हो लेती। शैदा कुछ इस तरह चुपके से दबे पांव उसकी जिंदगी में चला आया था कि उसकी अपनी हस्ती मिट सी गई थी। कोई रिश्ता, कोई नाता न होने पर भी एक बेनाम सी लगन थी। दूरी के ख्याल से वो कांप उठी और मुल्तजियाना लहजे में बोली, शैदे, किसी और को ले जाओ वहां। अरे जब धंधा ही करना है तो किसी ऊंची जगह क्यों ना हो, चल शाबाश। शैदे ने पुचकार कर कहा। प्रीतो सोचने लगी, आखिर वो धंधा ही तो करती है। ख्वामखा ख्यालों में एक छोटा सा घर बसा बैठी है, पगली। वो उठकर उसके साथ होली। चलते वक्त दरवाजे के कुंडे में पड़े ताले को देखकर न जाने क्यों उसकी आंखें डबडबा आईं। वापसी पर शैदे ने दरवाजा खोला तो आंगन में एक बगुला आगोश में सूखे पत्ते लिए चकराता फिर रहा था।
वो अंदर आकर निढाल सा बाजू सर के नीचे रखकर चारपाई पर लेट गया और बेजारी से बगुले के सर को तकने लगा, जो आसमान की मटियाली रंगत में घुल मिल गया था। वो देर तक चुपचाप वहां लेटा रहा। अजीब सी बेचैनी और इंतशार था। वो उठकर छत पर चला गया। रामप्रसाद की हवेली पर नजर पड़ी तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक एक ईंट उस पर हंस रही हो। शबरातन न जाने उस वक्त कहाँ थी। उसने माशकियों के मोहल्ले पर एक उचटती हुई नजर डाली और अधपक्के अखरोटों की मंडी को उजाड़ पाकर सर झुकाए नीचे उतर आया। वो उस वक्त सचमुच उदास था। वो चाहता था कोई उसके पास हो तो वो उससे कहे, कोई वीरानी सी वीरानी है, कैसा दिल है ये। प्रीतो, शांति, शबरातन, कोई भी तो नहीं है। आखिर उसने ये सोचकर दिल बहला लिया कि बिना राजा बने उसने प्रीतो को तो एक रात की रानी बना दिया। सुबह तक वो आ ही जाएगी। वो सरे शाम ही कंबल ओढ़कर लेट गया और गई रात तक नींद के इंतजार में करवटें बदलता रहा। अगले दिन वो पीरोधाई के पुल पर खड़ा दोपहर ढले तक प्रीतो का इंतजार करता रहा, मगर वो ना आई। शायद ये पहला मौका था कि सराय बेली राम की रहने वाली प्रीतो जैसी औरत पीरोधाई का पुल पार करके वापस नहीं आई थी। वहां की औरतें रात के अंधेरे में अनदेखे ठिकानों पर जाती और अगली सुबह चेहरों पर रात के अफसाने लिए लौट आती। शैदा उदास होकर घर की तरफ मुड़ा तो उसके सीने में जैसे एक गिलहरी चुपके चुपके कुछ कतरने लगी। दिन गुजरते गए। एक रात की रानी सदा की रानी बन गई। शैदे को खोंच लगी। मश्क और फटे हुए बूके की कहानी दिलचस्प मालूम होने लगी। आंगन में कोई बगुला चकराता तो वो थोड़ी देर के लिए मुरझा जाता, लेकिन वो पहली सी कसक अब नहीं रही थी। वो पीरोधाई के पुल पर खड़ा होकर कभी कभी दूर दरख्तों के पीछे नजर न आने वाले इंजीनियर के बंगले की तरफ देखता और रात को शबरातन की जुल्फों में मुंह छुपाकर सो जाता। एक दिन उसे प्रीतो का पैगाम मिला। उस वक्त उसे पता चला कि प्रीतो की अदम मौजूदगी में दिल बहलाने के लिए उसने जो जतन किए थे सब बेकार थे। वो उड़ा उड़ा वहां पहुंचा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि प्रीतो उसे देखते ही दौड़कर गले लग जाएगी और आंखों में आंसू भरकर कहेगी, शैदे मुझे यहां से ले चल। और वो उसे कलावे में लेकर उसकी जुल्फें उलझा कर कहेगा, फिक्र न कर जाने मन, किसी रात चुपके से ले जाऊंगा। वो बड़े तपाक से मिली और गमखारी के लहजे में पूछने लगी, अब्दुल रशीद अच्छे तो हो? तन कर बैठने की बजाय शैदे के दिमाग में इस तरह छुन सी हुई जैसे गर्म तवे पर पानी का कतरा आन गिरा हो। उसके कानों की लवें तक सुर्ख हो गईं। उसका दिल चाहा तड़ से एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार कर कहे, साली साहब लोगों की नकल करती है। लेकिन उसने तने हुए आसाब पर काबू पा लिया। जिस दुनिया में वो आ गई थी उसके दस्तूर ही निराले थे। नए माहौल को उसने बड़ी खूबी से अपना लिया था। वो बैठा उसकी तरफ देखता रहा। प्रीतो हंसकर बोली, शांति का ख्याल छोड़ के तुम ठेकेदारी शुरू कर दो, बेलदारी में क्या रखा है। वो फिर भी खामोश रहा। वो ना जाने क्या क्या कुछ कहती रही। जब वो वापस हुआ तो नोटों के पुलंदे के साथ मरी रोड के 70 गज टुकड़े का ठेका उसकी जेब में पड़ा था। फिर भी न जाने क्यों उसकी रफ्तार कटे हुए पतंग की सी थी जिसे अपनी मंजिल का इल्म न हो। कारोबारी मसरूफियतें बढ़ने लगी और वो प्रीतो, शबरातन और शांति को भूलता गया। प्रीतो से रस्मी सा ताल्लुक बाकी था। जब भी मुलाकात होती प्यार करने की बजाय शैदे का दिल चाहता झुककर कॉर्निश बजा लाए, और शबरातन रातों को मिलती तो वो उसके करीब होकर इस तरह महसूस करता जैसे किसी माल का सौदा कर रहा हो। न जाने किस ख्याल के तहत उसने लाल कुर्ती के उजाड़ से इलाके में ठेकेदारी के बचे कुचे माल से कोठी की बुनियादें उठवाना शुरू कर दी। जिंदगी की कश्ती पुरसुकून पानियों में आगे बढ़ने लगी। अचानक एक रात शैदा और शबरातन बेमौका पकड़े गए। माशकियों का सारा मोहल्ला टूट पड़ा। अंधेरे में वो उन लोगों को पहचान भी न सका जो उसके इर्द गिर्द जमा थे। एक तरफ से गुस्सैली आवाज आई, कीमा बना दो सालों का। अरे नहीं भाई, मामला पुलिस में दे दो। कोई मामला फहम बोला। एक मनचला शायद शबरातन के बाबा को मुखातिब करके कहने लगा, चाचा मेरी मानो तो मश्क भर के 3 मंजिले पर चढ़ जाओ और इसको खड़ा कर लो नीचे, फिर ऐसी बांध कर धार डालो इसकी टांट पर के ऊपर से नीचे तक सुराख हो जाए। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। एक मोहम्मद शख्स ने कहा, मेरी मानो तो इन सालों का ब्याह कर दो। इस तजवीज पर आनन फानन अमल हो गया और सराय बेली राम का इलाका छोड़कर जब वो लाल कुर्ती के नए बंगले में आए
तो शबरातन फिरोजी साटन के खुले पैंचों की शलवार पहने शहदे के आगे आगे थी। वो एक आराम कुर्सी खींचकर बीच बरामदे में टांगे पसार कर लेट गया और शबरातन बदहवास सी उस मुर्गी की तरह कमरों में घूमती फिरी जिसे लड़कों ने मिलकर घेर लिया हो। शहदे का मामूल सा बन गया कि वो फुर्सत के वक्त बरामदे में कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लेता। पीरोधाई के पुल के उस पार की दुनिया उसके ख्यालों से रफ्ता रफ्ता महव होने लगी, लेकिन इस पुरसुकून माहौल में उसकी हालत गैस भरे गुब्बारे की सी थी जिसे धागे से बांधकर बच्चे ने मजबूती से थाम रखा हो। वो चाहता कुछ हो और नहीं तो कहीं से एक मुर्गी चार दीवारी पर अचानक चढ़ाए और पर फटफटाकर सीना फुलाकर कहे कुकड़ू कू। वो सर उठाकर बरामदे से मिले हुए कमरे में झांकता और शबरातन को बेडौल सा जिस्म लिए पलंग पर पड़ी देखकर फिर आंखें बंद करके ऊँघने लगता। एक दिन वो राजा इफ्तिखार का एल्सेशियन खोल लाया, शायद इसलिए कि आते जाते देखकर भौंकेगा तो सही और यूं घड़ी भर को पुरहौल सन्नाटा तो टूट जाएगा। उसने जंजीर डालकर उसे फाटक के पास बांध दिया और बरामदे में पड़ी आराम कुर्सी में ढेर होकर उसकी तरफ देखने लगा। कुत्ते ने भौंकने की बजाय आराम से बैठकर थूथनी अगली टांगों पर रख ली और शहदे की आंखों में आंखें डाल दी। शहदे को यूं महसूस होने लगा जैसे कुत्ता उसका तमस्खुर उड़ा रहा हो। खिलाफ तवक्को उस वक्त प्रीतो का मुलाजिम उसे बुलाने के लिए आया। शहदे के दिल के किसी वीरान गोशे में गुदगुदी सी हुई। उसने अंदर आकर बड़े एहतमाम से सफेद शलवार पर सरच की काली शेरवानी पहनी, फुंदने वाली सुर्ख टोपी सर पर रखी और चलने के लिए तैयार हो गया। प्रीतो जिस माहौल में उसे मिली वो लुटा लुटा सा था। सामान ट्रक पर लादा जा रहा था और वो बागीचे में चेहरा हाथों के कटोरे में रखे उदास बैठी थी। वो उसके करीब जा बैठा। उसे उदास देखकर उसका दिल डूब सा गया। प्रीतो ने फीकी सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा और कहने लगी, हम लोग जा रहे हैं। वो खामोश रहा। वो सोच रहा था अगर प्रीतो कहे तो वो उसे अपने साथ ले जाए। उसकी कुर्बत से सारी उदासियां आप ही आप दूर हो जाएंगी। प्रीतो बोली, मैंने सोचा पता नहीं फिर कभी मिलना हो या ना हो, जाती दफा देख तो लूं। शहदे के दिल में एक कराह सी गूंजी। उसका दिल चाहा वो उसकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। प्रीतो पलकों पर लरसते आंसू संभाल कर बोली, शहदे तुम राजा बन गए और मैं रानी, पर जुदा जुदा देशों के। है ना अजीब सी बात। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। शहदा सरक कर उसके करीब हो गया और उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, प्रीतो अब क्या फायदा। वो उसके हाथ अलग हटाकर परे हो गई और कहने लगी, अब तो तुम महाराजा बन जाओगे। साहब ने तुम्हारे लिए लिखा है, अब्दुल रशीद को खान साहब बना दो। वो बहुत काम का आदमी है, खान साहब अब्दुल रशीद। वो डबडबाई हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर हंसी। उसका अंदाज तहकीर आमेज न होने के बावजूद वो देर तक वहां बैठ न सका। वो जानता था कि उनकी आखिरी मुलाकात है। फिर भी वो उठकर चला आया। जब वो बंगले के करीब पहुंचा तो एल्सेशियन बेतहाशा भौंक रहा था।